आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो इस कदर कंजूस था कि कभी उसने कोई मोटर गाड़ी, बाइक, स्कूटर, स्कूटी कुछ नहीं खरीदा, साइकिल पे चलता था। यहाँ तक कि बेल्ट भी खरीदने की बजाय वो रस्सी को बेल्ट बनाकर बांधता था। और बैंक में करोड़ रुपए। कैसे एक साइकिल का एक्सीडेंट होता है और फिर ये एक्सीडेंट कैसे एक मर्डर मिस्ट्री बनती है, कैसे एक बेटी को एक ज़रा सा डाउट होता है और कैसे ये कहानी खुलती है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट साउथ इंडिया, केरल की ये कहानी है। लेकिन वो कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले, जैसा मैंने वादा किया कि अब आम कहानियाँ सुनाऊंगा, सिर्फ एक अपडेट आपको देता हूँ कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस में। वो अपडेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी तो बार बार वेस्ट बंगाल सरकार के वकील एक टाइमलाइन की बात कर रहे थे कि ये टाइमलाइन है जो कोलकाता पुलिस ने कोर्ट को सौंपी, इस टाइमलाइन के हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बार बार कह रहे थे। तो टाइमलाइन जो कोर्ट को सौंपी थी वो टाइमलाइन थी क्या, मैं भी जानना चाहता था, आप में से बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं। तो कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन जो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है वो टाइमलाइन इस वक्त मेरे सामने है। तो वो टाइमलाइन आपको बताऊं, उसके बाद अपनी कहानी की तरफ बढ़ता हूं। तो कोलकाता पुलिस के हिसाब से जब तक हम लगातार कहानी सुना रहे थे उसमें देखिएगा टाइम में कितने आगे पीछे। कोलकाता पुलिस के हिसाब से सुबह के 9:30 बजे थे 9 अगस्त को, जब एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने सबसे पहले सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर की लाश देखी थी। ये वही शायद सौमित्रा था, फर्स्ट ईयर पीजीडी। तो सुबह 9:30 बजे पहली बार डेड बॉडी देखी गई, ये कोलकाता पुलिस कह रही है। सुबह 10:10 पर यानी लाश देखने के 40 मिनट के बाद जो आरजी का हॉस्पिटल की पुलिस चौकी है वहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो चौकी फिर थाने को अपने इन्फॉर्म करता है, जो थाना है ताला पुलिस स्टेशन। तो 10:10 पर ताला पुलिस स्टेशन को एक मैसेज जाता है और चौकी उन्हें ये मैसेज देकर बताती है कि सेमिनार हॉल में 3rd फ्लोर पर इमरजेंसी बिल्डिंग में एक हाफ नेकेड कंडीशन में एक बॉडी पड़ी हुई है। ये 10:10 पर लाश देखने के 40 मिनट के बाद। और यही बात जनरल डायरी एंट्री GDE में दर्ज किया जाता है कि सेमिनार हॉल में एक हाफ नेकेड बॉडी है और अनकॉन्शियस है, यानी कि अभी तक ये पता नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। ये जनरल डायरी में एंट्री हो रही है। जनरल डायरी में एंट्री के 20 मिनट के बाद सुबह 10:30 बजे पुलिस ऑफिसर सीनियर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और इसमें तमाम सीनियर अफसर थे। 10:30 बजे 10:52 पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वो पहली बार फैमिली को इन्फॉर्म करता और कहता है कि आपकी बेटी बीमार है। ये भी इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 11 बजे सुबह होमिसाइड टीम मौके पर पहुंचती है। 12:25 पर पहली बार जो बॉडी है और सीन ऑफ क्राइम है उसकी वीडियोग्राफी होती है, तस्वीर ली जाती है और फॉरेंसिक की टीम जो है वो भी तब तक वहाँ पहुँच चुकी थी 12:25 पर। और फिर ये सारे जो फुटप्रिंट हैं, मौके से निशान हैं, ब्लड सैंपल है और क्राइम सीन की वीडियोग्राफी है, ये 12:25 पर करते हैं। इसके बाद 12:44 पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर पहली बार डॉक्टर को एग्जामिन करते हैं, जूनियर डॉक्टर को, और डेड डिक्लेयर करते हैं। मतलब 9:30 बजे लाश देखी गई एक हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन ऑफिशियली जो डेड डिक्लेयर किया गया वो 12:44 पर, मतलब करीब 3 घंटे 14 मिनट बाद, जबकि अस्पताल में सारे डॉक्टर थे। अब 12:44 पर डिक्लेयर क्यों किया डेथ, 9:30 बजे या 10 बजे क्यों नहीं, सवाल का जवाब नहीं है। इसके बाद दोपहर 1 बजे जो पेरेंट्स हैं जूनियर डॉक्टर के वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कोलकाता पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अगले 10 मिनट में उनको सेमिनार हॉल में ले जाया जाता है। तो बॉडी अब भी सेमिनार हॉल में पड़ी हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। 9:30 में पहली बार देखा गया और अब करीब 3.5 घंटे हो गए, सेमिनार में अब भी बॉडी पड़ी हुई है। तो 1 बजे फैमिली आई, 10 मिनट के बाद उनको सेमिनार हॉल ले जाया गया। 1:47 पर मेडिकल सर्टिफिकेट में पहली बार वो सारी चीज़ें दर्ज की गई और पुलिस को डॉक्टर ने दिया कि ये डेथ और ये सारी मौत की जितनी थी, और साथ में
मेडिकल रिकॉर्ड जो दी गई उसमें इंजरीज कहाँ कहाँ पे हैं, प्राइवेट पार्ट से लेके बॉडी के किस किस पार्ट में, वो सारी चीज़ें पुलिस को हैंड ओवर की गई 147। 3 PM दोपहर के अब 3 बजे हैं। अब फैमिली ने और हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टरों ने ये मांग की कि ये पोस्टमार्टम किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने ये लिख कर दिया और साथ ही ये भी कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए पोस्टमार्टम की। ये 3 बजे पेरेंट्स और कुछ डॉक्टरों ने पहले वर्बली कहा और फिर रिटन में दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम डॉक्टरों का बोर्ड करे और साथ में वीडियोग्राफी भी हो। 4:10 पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। 3 बजे मांग की गई थी, 1 घंटा 10 मिनट बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। इसके बाद 4:20 से लेकर 4:40 के दौरान पोस्टमार्टम कंडक्ट होता है, 3 डॉक्टरों का पैनल करता है और इसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है। शाम 6:10 से 7:10 तक जो पूरे पैनल और डॉक्टरों का, मजिस्ट्रेट, फैमिली मेंबर, ये सब वहाँ रहते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद सारी वीडियोग्राफी होती है, इनकी मौजूदगी को भी दर्ज दिखाया जाता है। 8 बजे रात को डॉग स्क्वाड पहली बार मौके पर पहुंचता है, यानी 9:30 पे हॉस्पिटल में देखा डॉक्टरों ने, 10:10 पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जा चुका है, दोपहर को फॉरेंसिक टीम आई है, लेकिन डॉग स्क्वाड रात 8 बजे पहुंचता है क्राइम सीन पर, जबकि आमतौर पर क्राइम सीन पर डॉग स्क्वाड को फौरन उसी वक्त बुला लिया जाता है। 8:37 से 8:52 के दरमियान 3D मैपिंग होती है क्राइम सीन की। 8:30 से 10:45 के बीच में 40 अलग अलग चीज़ें क्राइम सीन से दर्ज की जाती हैं। उनका जो सीजर होता है उसका एक मेमो बनाया जाता है फॉरेंसिक टीम के ज़रिए, और ये वीडियोग्राफ होता है, लोकल विटनेस होते हैं प्रेजेंट, पर उनकी गवाही ली जाती है और फिर बॉडी जो है फैमिली को हैंड ओवर कर दिया जाता है 8:30 के आसपास वीडियोग्राफी के बाद। हैंड ओवर करने के बाद रात 11:45 पर पहली बार ताला पुलिस स्टेशन में विक्टिम के फादर पहुंचते हैं और वहां जाकर वो ऑफिशियली FIR लिखाते हैं। 9:30 पे सुबह देखा गया, रात 11:30 बजे FIR दर्ज होती है। ये है पूरी कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन जो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, और इस टाइमलाइन के ज़रिए असल में कोलकाता पुलिस ये सफाई देने की कोशिश कर रही है कि हमारी तरफ से कोई लैप्सेस, हमारी तरफ से कोई नाकामी या लापरवाही नहीं हुई है। लेकिन ये टाइमलाइन उन्होंने देकर एक तरह से ये बताया कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। इसी में है साफ, कब मिली, कब FIR दर्ज, कब डॉग स्क्वाड आ रहा, कब फॉरेंसिक टीम आ रही है। तो ये असल में वो पूरी टाइमलाइन है। तो ये टाइमलाइन चूँकि सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए शेयर किया। अब जैसा कि वादा किया था, आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बात इसी साल 23 मई की है। केरल में एक जगह है कोल्लम। इसी कोल्लम में एक 82 साल के शख्स रहा करते हैं जिनका नाम है C. पप्पाचन। C. पप्पाचन 82 साल इनकी उम्र, और ये रिटायर्ड हुए थे BSNL से असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से, ठीक ठाक पोस्ट। तो C. पप्पाचन 82 साल की उम्र हो गई थी, करीब 20 साल पहले वो रिटायर भी हो गए BSNL से। रिटायरमेंट के बाद अब वो इसी कोल्लम में एक बड़ी शांत सी जगह पर एक घर में रहा करते थे, लेकिन अकेले। हालांकि उनकी पूरी फैमिली है, एक वाइफ है, वाइफ स्कूल टीचर थी, वो रिटायर हुई, लेकिन वो इस जगह से 100 किलोमीटर दूर अकेले एक दूसरे घर में रहती थी, क्योंकि पप्पाचंद साहब की अपनी फैमिली से कभी बनी नहीं शुरू से। तो वाइफ है लेकिन 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे घर में रह रही है। एक बेटा है जो गल्फ़ में नौकरी करता है, तो वो अपने परिवार के साथ गल्फ़ में है। एक बेटी है जिनकी शादी हो गई और वो यूपी में रहती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड वहाँ रहते हैं। तो फैमिली के 4 लोग 4 अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। पप्पाचंद साहब केरल के कोल्लम में, बीवी 100 किलोमीटर दूर, बेटा गल्फ़ में और बेटी यूपी में। अब ये अकेले रहते हैं और निहायत दर्जे के कंजूस। अच्छी खासी इनकी नौकरी थी, अच्छा खासा इनको पेंशन मिलता है, काफ़ी इन्होंने सेविंग की, बट फैमिली से बनी नहीं तो कभी पैसे किसी को दिए नहीं, और वो सारे पैसे ये 2 अलग अलग बैंकों में रखा करते थे। एक साउथ इंडिया बैंक था और एक पंजाब नेशनल बैंक। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर बीच में एक मुथूट फाइनेंस करके आता है वहाँ का, तो
उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, आप हमारे यहाँ भी जमा कीजिए। तो कुछ बैंक से इन्होंने पैसे निकाले और उस बैंक में भी डाले अराउंड 70 लाख। तब उस बैंक में भी पैसे जमा हो गए। अकेले लोगों से मिलना जुलना था नहीं, घर में अकेले रहते। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का उन्हें बड़ा शौक था, तो जितने भी उस इलाके में आवारा कुत्ते थे उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और उनके लिए वो खाना रखते थे। लेकिन खुद की कंजूसी का आलम ये था कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी कोई गाड़ी नहीं खरीदी, कार छोड़ी, स्कूटर भी नहीं ली, एक साइकिल, वही साइकिल उनका हमसफ़र था कहीं भी आना जाना। कंजूसी का आलम ये कि वो बेल्ट की बजाय रस्सी बांधा करते थे पैंट पर। मतलब उनके बारे में ये थी कि पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी, और जहाँ पैसे की बात आए वो फिर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। और वो पैसे सारे बैंक में एक एक कर जमा होते जा रहे हैं, करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। किसी को देना नहीं, फैमिली से बनती नहीं, अपने ऊपर खर्च नहीं, तो बस यही ज़िंदगी थी। 23 मई 2024 को इसी कोल्लम इलाके में एक साइकिल से वो गुजर रहे थे। दोपहर का वक्त था। जिस जगह से गुजर रहे थे वो बहुत ही खूबसूरत लेकिन सन्नाटा इलाका, सड़क दोनों तरफ पेड़, हरियाली। तभी अचानक एक ब्लू कलर की आर वैगनार कार आती है और ज़ोर से टक्कर मारती है साइकिल को, और कार चली जाती है। टक्कर होते ही जो पप्पाचंद साहब हैं वो सड़क पे गिर पड़ते हैं। इत्तेफाक से उसी वक्त एक ऑटो रिक्शा वहाँ से गुजर रहा था। वो ऑटो रिक्शा रोकता है, इंसानियत दिखाता है, उनको उठाता है, फ़ौरन नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब वो हॉस्पिटल में गए, सीरियस चोटें आई थी, हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह उनकी मौत हो गई। अब पुलिस ने केस दर्ज किया नेग्लिजेंस ड्राइविंग का, 304A हिट एंड रन केस। अब इसमें कोई ज़्यादा सज़ा तो होती नहीं है, तो इधर मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने, अपनी तफ्तीश की, कौन गाड़ी वाला है, क्या है, कुछ पता नहीं। तभी अगले दिन हैरत अंगेज तौर पर एक शख्स आता है, और उस शख्स का नाम जो है एनीमन है, 44 साल की उम्र। और वो पुलिस के पास पहुंचता और कहता है कि साहब मैं कल गुजर रहा था, एक साइकिल वालों की टक्कर हो गई, गलती से मैंने थोड़ी शराब पी रखी थी और मेरे दिल ने कहा कि नहीं तुमको भागना नहीं चाहिए, तो मैं सरेंडर करने आया हूँ। पुलिस वाले भी कहते हैं चलो। याद रखिएगा कि हिट एंड रन केस में अगर कोई गाड़ी को टक्कर मारे और ख़ुद पुलिस के पास पहुँच जाए तो उसको थोड़ी सज़ा कम कर दी जाती है। तो पुलिस ने कहा चलो ठीक है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन फिर वो ज़मानत भी दे दी, क्योंकि हिट एंड रन का केस हमारे ऐसे ही हो जाता है। और वो खुद आया था चलकर, तो उसकी इस इंसानियत को देखते हुए पुलिस ने उसको ज़मानत दे दी, ज़मानत में निकल भी गया। अब इधर फैमिली वाले आए, फैमिली वाले ने फिर अपने उनके पैतृक गांव ले गए डेड बॉडी को, वहाँ ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया पप्पाजान साहब का। अब धीरे धीरे जो सारी रस्में थे मौत के बाद की वो भी पूरी हो गई, सब भूलने लगे। उसके बाद ये था कि अब 82 साल की उम्र में इस तरीके से मौत हुई थी। अब मौत के बाद जाहिर सी बात है फैमिली को, उनका जहाँ घर कोई और तो है नहीं, वही लोग हैं। जीते जी बिल्कुल रिश्ता नहीं था, अच्छा बनी नहीं, लेकिन अब जो भी चीज़ें हैं उन पे फैमिली का हक है। तो बेटा तो बहुत बिजी, उधर गल्फ़ में, माँ भी बहुत उम्र हो चुकी, तो ले देकर एक यूपी में जो बेटी रहती थी वो वहाँ पहुँची। और उसके बाद अब उसने ये सारी चीज़ें, जब वो लोग सदमे से उभरे तो फिर घर गए, उन्होंने सारी चीज़ें सामान बटोरने शुरू की। और उसी सामान में उन्हें अचानक कुछ पासबुक मिले बैंक के। जब उन्होंने देखा, अच्छा पूरी फैमिली को पता था कि उनके पिता या पति एक दर्जे के कंजूस शख्स हैं, ज़िंदगी में अपने ऊपर कोई ख़र्चा तो कर ही नहीं सकते, और इसी बात को लेकर फैमिली से अक्सर झगड़ा होता था। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से पूरी फैमिली अलग अलग रहती थी, बाप के साथ कोई नहीं रहता था। अब बेटी ने सारे सामान को इकट्ठा किया, पासबुक देखा, पासबुक को भी पहली नज़र में उसने देखकर किनारे रख दिया। फिर उसका तसल्ली से ये था कि चलो किन किन बैंक में है, वहाँ जाकर फॉर्मेलिटी करते हैं, पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। तभी एक पासबुक पे उसकी नज़र पड़ी और उसने पाया कि हाल के वक्त में 4 बार जो अकाउंट है उसमें से उन्होंने पैसे लिए और कुछ लोन लिए, और एक लोन तो अभी 14 लाख का डेथ से कुछ दिन पहले ही लिया गया था। अब जब ये था कि ये लोन लिया है, तो परिवार को और ख़ासतौर पर बेटी को ये हैरत हुई कि मतलब उसके पापा इतने कंजूस आदमी हैं कि वो सवाल ही नहीं है कि बैंक से पैसे निकाले, उन्हें शौक है बैंक में पैसे डालने का, निकालने का कभी नहीं।
तो वो लोन लेंगे किसी और बैंक से, तो वो लोन किसके लिए लेंगे? तो पता किया गया कि भाई को उन्होंने ना कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, ना कुछ और चीज़ खरीदी है, तो ये लोन कहाँ से? बेटी को शक हुआ कि ये लोन का चक्कर क्या है। और ठीक मौत से 3 दिन पहले भी 14 लाख अकाउंट से निकला है। अब उसे लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि पिता की फितरत और आदत पूरा परिवार जानता था। वो आदमी पैसे कभी निकालने के ही खिलाफ था, और यही वजह है कि जो पेंशन से लेके पेंशन के पैसे भी इतने आते थे कि उसमें से भी वो बचा कर रखते थे। तो बेटी को डाउट हुआ, बेटी पहुंचती है बैंक। दरअसल कोल्लम में ये जो बैंक था, मुथुटू निधि लिमिटेड, ये एक फाइनेंशियल कंपनी बैंक, तो ये वहाँ पे वो बैंक था। और वहाँ पर जो पपाचन थे उनका अकाउंट था, और इस अकाउंट में करीब 70 लाख रुपए जमा थे। लेकिन जब बेटी वहाँ पहुँची और उसने कहा कि मेरे ऐसे से फादर हैं, उनकी डेथ हो गई है, अकाउंट, तो वहाँ पे जो स्टाफ था उसने दिखाया, तो उसने दिखाया कि उसमें 4 बार पिछले 6 महीने में विड्रॉल हुआ है। एक बार 14 लाख और ये लोन का कहकर। अब बेटी ने जब अकाउंट देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि उसके फादर कभी इस नेचर के थे नहीं, क्योंकि इतिहास था कि वो बैंक से पैसा निकालता ही नहीं था बंदा। अब उसके बाद उसने कहा मुझे मैनेजर से बात करनी है। मैनेजर ने भी गोलमोल जवाब दे दिया, बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें? बेटी को फिर लगा डाउट। अब उसने सोचना शुरू किया कि इधर पैसे निकल रहे हैं और फिर ये साइकिल से एक्सीडेंट, कुछ समझ में नहीं, क्योंकि उसके फादर ने पूरी ज़िंदगी साइकिल चलाई और वो हमेशा सड़क के किनारे बड़े तमीज़ से साइकिल चलाते। अब बेटी को कुछ डाउट हुआ कि कहीं ये पैसे और ये एक्सीडेंट का कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसके बाद वो पहुंचती है कोल्लम पुलिस स्टेशन और जाकर वो सारी बात बताती है अपने फादर के बारे में, और कहती है कि ये इतने इतने पैसे निकले हुए हैं और मेरे फादर कभी एक चवन्नी नहीं निकाले बैंक से। पुलिस वालों ने सुना, उन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ तो हो सकता है। अब पुलिस ने उस साइकिल वाले एक्सीडेंट की केस को खोला। उन्होंने कहा कि चलो अब जांच करते हैं, क्योंकि ये बात मई की थी, अब ये आ चुका था अगस्त, 2 महीने बीत चुके हैं। लेकिन वो तारीख चूँकि याद थी, तो अब पुलिस ने उस तारीख के हिसाब से जो 23 मई को एक्सीडेंट हुआ था दोपहर को, उस रूट पे कितने सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं वो देखना शुरू किया। इत्तेफाक से 100 मीटर दूरी पर उसी रोड पर एक सीसीटीवी कैमरा एक घर में लगा हुआ था। पुलिस ने उस कैमरे को खंगाला, फुटेज भी नसीब से सेफ था। 23 मई की दोपहर के फुटेज निकाले, तब पुलिस को अचानक एक ब्लू कलर की आरजी वैगनर जो कार थी वो उसमें दिखाई दी, और कार के आगे का जो हिस्सा था वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी था। इसका मतलब था कि एक्सीडेंट करके आया। और फिर वो नंबर भी उसमें दिख गया, और वो नंबर से पुलिस को पता चल गया कि जिस बंदे ने अपने आप को सरेंडर किया था अनीमन, अगले दिन मौत के बाद, ये गाड़ी उसकी नहीं बल्कि उसने अपने एक दोस्त से किराए पर लिया था, और उसके दोस्त का नाम जो था वो हाशिफ अली था। तो अब नंबर भी अगले दिन सरेंडर भी किया और ये गाड़ी भी सामने आ गई, पुलिस को सारी कड़ियाँ मिल गई। लेकिन अब पुलिस सोच रही कि यार एक्सीडेंट करने वाला खुद नेक्स्ट डे आ गया, सब कुछ हो गया, जमानत भी दे दी, अब इस बैंक का इस एक्सीडेंट से क्या लेना देना है। लेकिन बेटी कह रही है कि कुछ है, तो पुलिस वालों ने भी कहा कि चलो तफ्तीश करते ही है। अब चूंकि एनिमल ने सरेंडर किया था तो पुलिस के पास उसके सारे पेपर, उसके फ़ोन नंबर सब कुछ था, तो मोबाइल नंबर भी था। अब पुलिस ने कहा चलो इस मोबाइल को खंगालते हैं। अब उन्होंने एनिमल के मोबाइल को खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि बाकी इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं है। लेकिन ये अगस्त की बात है, अब जांच हो रही है। जो मई से ये 23 मई को एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन 1 मई से ही लगातार, सबसे ज़्यादा 1 मई से 23 मई के दरमियान एक नंबर पे लगातार बात हो रही थी। अब पुलिस ने कहा कि ये नंबर किसका है, तो जब उस नंबर को चेक किया गया कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो एक 45 साल की महिला सरिता, इनके नाम पर ये मोबाइल रजिस्टर्ड था। अब जब सरिता के खंगाला गया कि भाई ये कौन है, तो पुलिस अचानक चौंक उठी। उसी मुथूटू निधि फाइनेंस लिमिटेड, जिस बैंक में पपाचन साहब का अकाउंट था, उस बैंक की मैनेजर यही सरिता थी, जिनका नंबर उस बंदे के मोबाइल में था जिसने गाड़ी को हिट किया था और अगले दिन सरेंडर कर दिया था। अब पुलिस को लगा कि नहीं, बेटी जो कह रही उसमें कुछ तो सच्चाई है। अब पुलिस ने अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू की, सारे बैंक अकाउंट ये वो।
उसके बाद एनिमल को उठाया। एनिमल को उठाने के बाद थोड़ी उसकी खातिरदारी की पुलिसिया अंदाज में, फिर वो टूट गया और उसने फिर कहानी सुनाई। जब कहानी सुनाई तो अगले ही पल बैंक मैनेजर सरिता, उसके बाद अनूप एक और शख्स, इसके अलावा हाशिफ अली, ये सारे पुलिस के शिकंजे में। अब सबको बिठाकर पूछताछ की गई तो फिर पूरी कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि पपाचन साहब कोलम के जिस इलाके में रहते थे, बहुत बड़ा इलाका नहीं था, सब एक दूसरे को जानते हैं और सबकी नज़रों में ये था कि आदमी नहायत कंजूस है और अपनी दुनिया में मस्त रहता है। उम्र 82 साल, किसी से मिलना जुलना बहुत कम। हाँ, एक चीज़ की वजह से वो जाने जाते थे इलाके में, यार ये आवारा कुत्तों को बेचारा बहुत खाना पीना खिलाता है और बाकी अपना साइकिल से आता जाता है। रहन सहन से लगता ही नहीं कि वो अमीर आदमी भी होगा या उसका पास्ट क्या होगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर रहा होगा। किसी को उसने फैमिली के बारे में बताया नहीं। उसी कॉलम में उसके 2 अकाउंट थे, एक पंजाब नेशनल बैंक में और एक साउथ इंडिया बैंक में। अब इस दौरान में जब ये लोग बैंक में जाते थे तो चूंकि सरिता के बहुत सारे कुलीग भी बैंक में आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो धीरे धीरे उसे पता चला कि ये एक जो पपाचन नाम का बंदा, अच्छा बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं वो ढूंढते हैं अच्छे अच्छे कस्टमर को कि आप हमारे यहाँ सेविंग करें। जानकारी अगर मिल जाती है कि इसके पास पैसे हैं, बैंक में सेव करता है। तो इसी दौरान में सरिता को पता चल गया कि पपाचन के पास काफ़ी पैसे हैं जो इसने बैंक में सेव कर रखे हैं। अब वो उसने उसको फ़ोन किया पहले, फिर मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि आप बैंक में सेव करते हैं, काफ़ी अमाउंट है, हर एक को बताया जाता है, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, आप हमारे बैंक में भी जमा कीजिए। कंजूस नंबर 1 थे पपाचन साहब। बाकी बैंक अगर मान लीजिए 7% दे रहा और उन्होंने कहा हम 8 देंगे, तो उन्हें लगा ये तो फ़ायदा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने उन बैंकों से कुछ पैसे निकाल कर मुथूट में डाल दिए और ये धीरे धीरे करके 70 लाख हो गए। अब जब बैंक आना जाना लगा तो फिर सरिता को पपाचन के बारे में पूरी जानकारी मिली। पता चला कि फैमिली में से किसी से बनती नहीं है, पत्नी अलग रहती है, बेटी यूपी में है, बेटा गल्फ में है और कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं है, दूर दूर तक कोई पूछने वाला नहीं है। तभी उसे लगा कि यार ये बुजुर्ग भी है, कभी भी टपक भी सकता है, उसके मन में ख्याल आ रहा है। तो उसने कहा पैसे इतने हैं और किसी को पता ही नहीं कि इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। यहाँ से नीयत ख़राब हुई। अब उसने क्या किया कि जो 70 लाख निकाले थे वो एक तरह से FD कराई थी। अब हर महीने शुरू में जो इंटरेस्ट आता था तो जो पपाचन थे वो देखते थे ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन बीच में उन्हें लगा कि जितना इंटरेस्ट आना चाहिए वो आ नहीं रहा। तो एक दिन बैंक पहुंच गए। सरिता थी नहीं बैंक में, दूसरे स्टाफ ने उनका अकाउंट खोल के बही खाता दिखाया। तो उसने बोला कि आपने तो 3 बार इसमें से पैसे निकाले और 14 लाख रुपए। उन्होंने कहा भैया मैंने तो निकाले नहीं है। अब कैसे? बैंक मैनेजर को उन्होंने फ़ोन किया, इसी सरिता को। उसने कहा मैं आपसे बात करती हूँ। फिर उसने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन अब वो बार बार पैसे आ नहीं रहे, वो फ़ोन कर रहे हैं। सरिता को लग गया कि ये बंदा पीछा छोड़ेगा नहीं, लेकिन इसका कोई फैमिली मेम्बर तो है नहीं पूछने वाला इसको, तो अगर क्यों नहीं इसको रास्ते से ही हटा दूँ तो सारे पैसे निकल जाएंगे। और इधर सरिता ने ये किया था कि उनके पैसे निकाल कर खुद लोन ले रही थी, क्योंकि उसी का बैंक वही मैनेजर, और वो वापस नहीं डाल पा रही थी। बीच में नीयत अब ख़राब हो गई कि बुज़ुर्ग आदमी है, कोई इसको जानता नहीं है, परिवार को भी पता नहीं इसके पास पैसे कितने हैं। तो फिर उसके दिमाग में इसको रास्ते से हटा दो। इसके बाद इसी की दूसरे बैंक में जब ये 5 साल पहले किसी और ब्रांच में थी तो वहाँ पे एक शख्स था, यही एनिमन को उस बैंक ने हायर किया था इसलिए कि जैसे बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, बाइक लेते हैं और वक्त पर किस्त नहीं चुका पाते हैं तो बाइक को उठा लेते हैं। तो ऐसे मसल मैन चाहिए होते हैं। तो एनिमन ऐसे ही एक बैंक का मसल मैन था। सरिता को पता था उसके बारे में। एक दिन सरिता ने उसको बुलाया और कहा कि देखो हमारे यहाँ एक कस्टमर है, नाम बताया उसने, पपाचन। उसने कहा पपाचन के बेटा हमारे पास आया था, बाप बेटे में लड़ाई है, बेटा उनकी प्रॉपर्टी चाहता है, तो बेटा चाहता उसके बाप का कत्ल कर दिया जाए। तो उसने सुपारी देने की बात की। वो मुझसे कह रहा था कि मेरे पापा को मार दो, जो भी पैसे हैं मैं दे दूँगा, बोले ये काम कर दो तुम। एनिमन तैयार हो गया। उसने कहा 2 लाख रुपए लेंगे। उसने कहा ठीक है, 20,000 रुपये एडवांस दिया। लेकिन सरिता ने उसको भी नहीं बताया कि मैं पपाचन का कत्ल क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि फिर अगर पता चल जाता कि सारे अकाउंट के पैसे वो अकेले मारेगी तो एनिमल भी हिस्सा मांगता। लेकिन सारी चीज़ें उसने उस बेटे पे डाल दी जो गल्फ में ऑलरेडी। इसके बाद तैयारी शुरू हुई। अब 2-3 बार, चूँकि सबको पता था साइकिल से जाते हैं, तो ऑटो रिक्शा में इन्होंने टक्कर मारने की कोशिश की।
लेकिन वो एक आध बार गिरे, कुछ हुआ नहीं। अब ऑटो की स्पीड इतनी तेज़ तो होगी नहीं। तो फिर एनिमल ने कहा ऑटो से कुछ नहीं होगा, तो क्या किया जाए। तो फिर ये हुआ कि एक कार चाहिए। तो फिर एक और बैंक का एम्प्लॉय था हानिफ अली, उसके पास कार थी, उससे कार लिया गया किराए पे कि ये कार लो। फिर रेकी हुई। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो फिर पूरी प्लानिंग रची गई। ये हुआ कि अब इधर जो पपाचन है वो अपने पैसे लगातार सरिता से मांग रहे, सरिता उनसे मिल नहीं रही है। अचानक 23 मई को फ़ोन करता है एनिमल और कहता है कि वो मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, वो सारा हिसाब किताब कर लीजिए, तो आप आइए यहाँ पे मुझे मिलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। जगह ऐसी चुनी, रास्ता जहाँ पे केरल में बड़ा वो सन्नाटा सा है, कोल्लम के इलाके में, दोनों तरफ हरियाली है, बीच में सड़क है, गाड़ियाँ बहुत कम आती जाती हैं। अब पता था उसे वो साइकिल से आएंगे। ये कार में बैठ गया, उस रास्ते पे इंतज़ार करने लगा। रास्ते पे इंतज़ार करने का लगा, जैसे ही वो साइकिल आई उसने देखा, उसके बाद पीछे से ज़ोर से टक्कर मारी और निकल गया। ये प्लानिंग का पहला हिस्सा था। अब ये भी देखना था कि वो मरा कि नहीं मरा। तो एक ऑटो में एक दूसरा साथी इसका बैठा हुआ था जिसका नाम था महीन। अब ये इत्तेफाक नहीं था जब ये एक्सीडेंट हुआ कि एक ऑटो वाला गुजर रहा था और उसने इंसानियत के नाते उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, नहीं, ये प्लानिंग का हिस्सा था। अब जैसे ही एक्सीडेंट होता है, ऑटो वाला पीछे पीछे है कार के, एक्सीडेंट हो गया। अब वो आता है अगले 1 से 1.5 मिनट में और वो देखता है, अब एक्सीडेंट इतना ज़ोर से हुआ था कि पपाचान साइकिल से गिरकर बेहोश, उसे लगा ये बंदा मर गया। उसने कहा चलो उठाओ। उसने 1-2 और भी लोग थे और वो मुसाफिर थे, पैसेंजर को उसने बैठा रखा था ताकि सब कुछ रियल लगे। और उसके बाद फिर सब ने इंसानियत के नाते मदद की, ऑटो पे डाला और ले जाकर नज़दीक के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तब तक वो जिंदा थे, मौत नेक्स्ट डे हुई थी। तो ये सब कुछ हो गया और उसके बाद लगभग केस क्लोज भी हो गया था, हिट एंड रन का बनकर। लेकिन एक बेटी ने सिर्फ एक अकाउंट से पैसे निकलने, और ये भी कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं थी। लोगों के बैंक अकाउंट हैं तो वहाँ से पैसे विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है, सब होता है। लेकिन यहाँ एक पपाचन साहब की जो खासियत थी, उस खासियत ने इस केस को खुलवा दिया। और वो खासियत कंजूसी की इंतहा। उस बंदे ने कभी पैसे निकाले ही नहीं और वो जमा करता रहा। और यही चीज़ बेटी को खटकी कि मेरे फादर पैसे तो निकाल ही नहीं सकते और वो भी लोन लेंगे, ये ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। तो वो लोन वाली चीज़ दिमाग में आई। बेटी पुलिस स्टेशन गई, उसके बाद मोबाइल से कॉल डिटेल निकाला गया और इस तरीके से एक सिंपल हिट एंड रन केस 2 महीने से जो था, जिसको कोल्लम पुलिस ने बनाकर फाइल बंद भी कर दी कि केस सॉल्व हो गया है, वो अचानक हिट एंड केस एक मर्डर के केस में तब्दील हो जाता है और कातिल पकड़ा जाता है। 4 लोगों को पकड़ लिया गया। उससे पहले बैंक में सरिता को पहले ही सस्पेंड कर दिया था। तो ये थी आज की कहानी।